क्या सिर्फ ये संयोग है या दिलजीत अपनी कुंडली में ही लिखवा कर लाए हैं कंट्रोवर्सी? और ये सब कंट्रोवर्सी किसी भी रूप में उनकी सफलता से तो नहीं जुड़ी हुई है। किसी को भी उनकी सफलता या उनकी फैन फॉलोइंग को लेकर कोई परेशानी नहीं है। वो अपने आप को कलाकार कहते हैं। वेरी गुड, वो है भी अच्छे कलाकार, अच्छे गायक हैं, अच्छे अभिनेता हैं। किसी को इस बात पर कोई डाउट नहीं है। समस्या बस ये समझ में आ रही है कि उन्होंने अपने आप को पंजाब की जड़ों से तो जोड़ लिया है, लेकिन क्या भारत से वो अपने आप को जोड़ पाए हैं? और पंजाब की जड़ों से भी वो सही रूप में जुड़े हैं, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि उनके कई गानों की पिक्चराइजेशन और गानों के बोल, बाकी आप खुद समझ लीजिए। वापस आते हैं पंजाब और भारत के सवाल पर। उनसे जुड़ी सभी कंट्रोवर्सी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी इमेज से जो नेगेटिविटी अटैच है वो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द है। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल टीवी। कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ ने सतलुज मूवी में काम करने के लिए एक पैसा नहीं लिया। वो इस फिल्म को लेकर बहुत इमोशनल है, तब भी जब फिल्म OTT पर नहीं आ रही थी। ग्लोबली उन्होंने जहां मौका मिला वहां उन्होंने ये बताया कि एक मूवी उनकी है जो भारत में रिलीज नहीं की जा रही है, उसको रिलीज होने से रोका जा रहा है। उनके इमोशंस जुड़े हैं क्योंकि ये उनके पंजाब की फिल्म है। ये उस पंजाब के चेहरे को दिखाने की आर्टिस्टिक कोशिश है जिसे दिलजीत दोसांझ के फैन, जो ज्यादातर यंग जनरेशन है, साल 2000 बाद की पैदाइश वाले जो लोग हैं या फिर 90s की जो किड्स हैं, वो इस फैन फॉलोइंग्स के लिए फिल्म बनाई गई है। लेकिन वो भी पंजाब की ये तस्वीर देखकर हिल गए होंगे, डेफिनेटली हिल गए होंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिहाज से मूवी 10 on 10 है। लेकिन लाखों करोड़ों की फॉलोइंग वाले दिलजीत दोसांझ की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जिस मुद्दे के इर्द गिर्द ये मूवी बनी है, जिसे फिल्म मेकर की नजर में स्टेट मशीनरी से त्रस्त पंजाब दिखाया गया है, उस पंजाब का एक और चेहरा था, आतंकवाद से ग्रस्त पंजाब का चेहरा। वो इस मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया? बस जंग इसी बात की है। किसी को इस बात से कोई समस्या नहीं कि जसवंत सिंह खालरा की जो स्टोरी है वो दिखाई गई है, लेकिन क्या वो 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो आतंकवाद का शिकार हुए, उनके लिए 10-15 मिनट का स्लॉट इस मूवी में नहीं निकाला जा सकता था? या फिर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ही दे देते, पूरी मूवी की पूरी जो घटनाक्रम था आतंकवाद का पंजाब में, उसकी भूमिका ही बांध देते कि आतंकवाद से कैसे त्रस्त था पंजाब। लेकिन नहीं, ये नहीं किया गया। ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, क्योंकि मकसद था नैरेटिव चलाना स्टेट मशीनरी के खिलाफ। दरअसल ये मूवी चर्चा में ही तब आई जब दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर कहा कि ये मूवी बैन कर दी गई है और लोग लिंक ढूंढने लगे इधर उधर। ये बात अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दिलजीत ने सही की कि इस मैटर को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी उतना ज्यादा इसकी बात होगी, और वैसा हो भी रहा है। जिस नैरेटिव के लिए पूरी फिल्म बनाई गई है उसको जरा साइड पे रखते हैं, एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। फिल्म लोग बनाते क्यों हैं? करोड़ों रुपए लगते हैं एक मूवी बनाने के लिए, ये सब जानते हैं। और फिर मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता है या OTT प्लेटफॉर्म्स पर उसको सेल किया जाता है, उसके राइट्स दिए जाते हैं। उससे जो कमाई होती है वो एक फिल्म मेकर की कमाई होती है, इसलिए वो फिल्म बनाता है। बहुत सीधी सी बात है। क्रिएटिविटी, टॉपिक का सिलेक्शन और बाकी तमाम एस्पेक्ट वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन कमाई तो जरूरी है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई टीम इसलिए खुश है कि उनकी मूवी बैन हो गई है, लेकिन फिर भी मूवी लोग देख रहे हैं। कोई बंद कमरे में इस मूवी को देख रहा है और कोई बकायदा पंजाब के गांव कस्बों में, जी हाँ, पंजाब के गांव कस्बों में इस मूवी को प्रोजेक्टर्स पर दिखाया जा रहा है। मकसद साफ है, दर्दों को खरोचना, जख्मों को खरोचना। जो पीढ़ी उस दौर के दर्द से वाकिफ नहीं थी, उसे ऐसी क्रिएटिविटी दिखाओ कि वो स्टेट मैकेनिज्म के खिलाफ हो जाए। पंजाब में
जल्द ही चुनाव है। अगर बीजेपी इस मूवी को चाहती तो एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि ये वो दौर था जब पंजाब में कांग्रेस की तूती बोलती थी। लेकिन इस मूवी में मौजूद नेगेटिव अप्रोच केवल एक पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं, पूरे तंत्र के खिलाफ है। क्यों लोग नहीं समझना चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई फैसला करती है तो उसके पीछे अपने कई रीजन हो सकते हैं। सरकार के पास स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट हो सकता है, इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हर तरह का इनपुट सरकार के पास होता है कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है, प्रदेश के हालात कैसे हैं, और उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार कोई निर्णय लेती है। जिस वक्त देश का गृह मंत्री ये बार बार कहता है कि वो पंजाब से ड्रग्स का नामो निशान मिटा देंगे और बॉर्डर स्टेट में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, ऐसे में इस फिल्म से राज्य में स्टेट सिस्टम के खिलाफ ही माहौल बना दिया गया है। ये कहाँ की समझदारी है? क्या कोई कह सकता है कि ये फिल्म नौजवानों को सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए हेल्प करेगी? वो नौजवान जो ड्रग्स के जरिए एक अलग ही आतंकवाद का शिकार है पंजाब में। दिलजीत पाजी तो अच्छे से जानते हैं, उड़ता पंजाब में उन्होंने काम किया है। ये वही मूवी है जिसमें पंजाब में ड्रग्स के कारण क्या हालात है वो दिखाया गया था। इस फिल्म में दिलजीत की अहम भूमिका थी। क्या दिलजीत के मन में एक पल के लिए भी ये द्वंद्व नहीं चला होगा? उन्होंने सोचा होगा कि मेरे लाखों नौजवान फैन फॉलोइंग्स पर इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा? डायरेक्टर हनी त्रिहान की तो हम क्या ही कहें, वो तो अपने आप को बतौर डायरेक्टर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में उनका, लेकिन बतौर डायरेक्टर उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, और इस मुद्दे से अच्छा मुद्दा उनको क्या मिल सकता था। दिलजीत की बात करें तो दिलजीत ने क्या चमकीला मूवी के दौरान जो आतंकवाद का चेहरा लोगों तक पहुंचाया था, वो एक बार भी उनके मन के अंदर नहीं आया होगा इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ने के दौरान? और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं मीठी मीठी पंजाबी भाषा में जैसे उनसे बड़ा पंजाब का हितैषी तो कोई है ही नहीं। और साथ में वो अपने आप को दुनिया से अलग बताते हैं और किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे में कभी भी अपनी गलती वो नहीं मानते। फिल्म के विवाद के बाद मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय बन गई है। उदाहरण के तौर पर बीबीसी हिंदी या बीबीसी पंजाबी चैनल इन दिनों आजकल जो है लगातार इस तरह की रिपोर्ट दिखा रहा है, उन परिवारों की कहानी सामने ला रहा है जिनके अपने उस दौर में लापता हुए या जिनके बारे में आज भी सवाल बाकी हैं। ऐसे परिवारों की पीड़ा को सामने लाना निश्चित रूप से पत्रकारिता का हिस्सा है। लेकिन यही एक दूसरा सवाल भी उठता है, क्या उसी दौर में आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उन घरों तक पहुंचना भी जरूरी नहीं था जहां किसी बेटे ने वर्दी पहनकर देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई? क्या उन परिवारों का दर्द इस इतिहास का हिस्सा नहीं है? चलिए एक बार के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि फिल्म मेकर ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए और एक साइडेड मूवी बना दी, पूरे दौर का एक चेहरा दिखा दिया। लेकिन जब बात पत्रकारिता की हो तो क्या उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो पूरे परिदृश्य को सामने रखें ताकि लोग दोनों पक्षों को देखकर स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल सकें? कई मीडिया हाउसेस दोनों पक्षों के पास गए, लेकिन बीबीसी हिंदी और पंजाबी चैनल का कैमरा इन दिनों उन परिवारों के घरों के सामने ही है जो फिल्म के अनुसार कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई का शिकार बने। लेकिन क्या पत्रकारिता का दायित्व यही समाप्त हो जाता है? क्या इतने बड़े मीडिया संस्थान का कैमरा 1983 में तत्कालीन एआईजी एएस अटवाल के परिवार तक नहीं पहुंचना चाहिए, जिनका शव स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर घंटों तक पड़ा रहा था? क्या उन लगभग 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों के परिवारों को नहीं खोजा जाना चाहिए जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए? क्या दिलजीत दोसांझ को उन हिंदी परिवारों की सुध नहीं आनी चाहिए जिन्हें बसों से उतार कर मारा गया, उनका धर्म पूछा गया और उन्हें मारा गया? दिलजीत को ये सब याद आएगा भी तो आएगा कैसे, क्योंकि वो तो पंजाब के जड़ों से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान या भारत की जड़ों से नहीं। वो एक पोस्ट में पंजाब PUNJAB पंजाब को पंजाब PANJAB लिखते हैं और कह चुके हैं कि सरहदों के दोनों ओर एक ही पंजाब है।
स्पिरिचुअल हो गए हैं दिलजीत दरअसल आजकल, लेकिन अपने मन के मुताबिक वो स्पिरिचुअल हुए हैं। जहां जरूरत है सबको एक नजरिए से देख लो, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब एक। और जब उनको जरूरत लगी तो भारत के हिस्से का जो पंजाब है उसमें जो जुल्म हुआ उस पर जजमेंटल हो जाओ, एक पक्ष सही और एक पक्ष गलत। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। और अंत में एक और तर्क इन दिनों इंटरनेट पर बहुत दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो केंद्र सरकार है केवल अपना ही प्रोपेगेंडा चलाना चाहती है, इसलिए उसने कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी रिलीज करने की तो अनुमति दे दी, उसमें कोई अड़चन पैदा नहीं की, बल्कि बढ़ावा ही दिया इन दोनों फिल्मों को। लेकिन अमन की आशा के जो ये परिंदे हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने कभी हथियार नहीं उठाए थे, कभी अलगाव का भाव नहीं दिखाया था, या फिर उन्हें उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने कभी नहीं किया था। और ना ही केरला फाइल्स में दिखाई गई लड़कियों ने उस इकोसिस्टम को कभी नुकसान पहुंचाया था जिसने उन मासूमों को तार-तार किया था। फिर सतलुज का कहां से कंपैरिजन किया जा सकता है कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के साथ। बस आखिर में हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि संविधान ने हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी दी है, जो अधिकार दिया है, उसे इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दिलजीत जैसे दिग्गज और ग्लोबल फैंस फॉलोइंग रखने वाले कलाकार का अगर कोई गलत मकसद नहीं है तो मूवी बनाते समय थोड़ा गहराई से उन्हें सोचना चाहिए कि किस विषय पर वो मूवी बना रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एक कलाकार जिसकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता कि सच तो सबको देखना ही चाहिए। सच के आगे और सच के पीछे का जो सच है वो ना दिखाना भी झूठ के बराबर ही है। नमस्कार।